प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 1 साल के कामकाज की बड़ी खासी चर्चा हो रही है और समीक्षा भी हो रही है। हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी। सर, स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल यही कि आप केंद्र सरकार के कामकाज को किस तरह देखते हैं, खासतौर पर क्या उपलब्धियां हैं जो आपकी नज़र में काफ़ी अहम हैं? सबसे बढ़िया उपलब्धि ये है 10 साल में देशवासी ऐसी महसूस कर रहे नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व वापस आया, द लीडरशिप इज बैक। दूसरा, 10 साल से लोग ऐसा निराश हो गया, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होने वाले भी नहीं है। फिर अभी गवर्नेंस वापस आया, जो पारसी पैरालिसिस जिसको कहते थे वो ख़त्म हो गया। और तीसरा, जो देश भर में उस समय चर्चा केवल भ्रष्टाचार के बारे में होते थे, स्कैम स्कैंडल, 1 साल में आपको सुनने में भी नहीं मिला भ्रष्टाचार का शब्द। केंद्र सरकार के संबंध में कोई आरोप भी नहीं आया। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण उस समय सबसे बड़ा इश्यू महंगाई, और आजकल इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आया, और कुछ इलाके में नेगेटिव गया इन्फ्लेशन, वो भी सबसे बढ़िया उपलब्धि है। और इसके साथ ही साथ हम सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करने का जो नया तरीका हमने अपनाया, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, टीम इंडिया के रूप में आगे बढ़ने के लिए हम प्रधानमंत्री ने खुद कदम उठाया। नीति आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को सदस्य बनाया और कुछ सब कमिटीज़ का भी चेयरमैन मुख्यमंत्रियों को बनाया है, और स्टेट्स के साथ मिलकर हम काम कर रहे। और इसके साथ ही साथ 42% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट्स को हमने ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार ने स्वीकार किया, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और साथ ही साथ आप देखिए तो जो सरकार के द्वारा जो कामकाज हो रहे उसमें पारदर्शिता लाया हमने, भ्रष्टाचार समाप्त किया, और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सोशल सिक्योरिटी इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। कारण क्या, दुनिया भर में हम हमेशा सुनते हैं केवल पश्चिम देशों में, विकसित देशों में सोशल सिक्योरिटी है, अमेरिका, यूरोप वगैरह वगैरह, मगर भारत में पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, इन लोगों के बारे में ज़्यादा फोकस करने के कारण से उन्होंने जन सुरक्षा योजना 12 रुपया साल में आप देंगे तो 2 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया तो। दूसरा, जनश्री बीमा योजना, आप 330 रुपये देंगे, 90 पैसे पर दिन, आपको 2 लाख रुपए तक बीमा और इंश्योरेंस मिलेगा। तीसरा, अटल पेंशन योजना 42 रुपीज़ पर मंथ, और आपको रिटायरमेंट के बाद 60 ईयर्स के बाद 1000 रुपये आपको मिलेगा। और साथ ही मुद्रा बैंक, जो लोग देश में नीचे स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, छोटा उद्योग है, पुश कार्ट वाले, फल बेचने वाले, नहीं तो रोड साइड पे टिफ़िन वगैरह माने कचौरी बेचने वाले, इडली सांभर बेचने वाले हमारे दक्षिण में, ऐसी लोगों को भी ऋण देने की व्यवस्था, ये पहली बार सरकार ने मुद्रा बैंक का आयोजित किया। और सबसे और एक हाईलाइट ये है जनधन योजना। 58% ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री डू नॉट हैव बैंक अकाउंट्स। हमारा सरकार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा सब परिवार के लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए। 4 महीने में 15 करोड़ लोग बैंक अकाउंट हमने खोला। तो जो फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी होते थे पहले, उसको दूर करवाया, सोशल सिक्योरिटी लाया, फाइनेंशियल टचेबिलिटी कर दिया। और जब ग्रामीण इलाका में किसान के लिए, मजदूर के लिए जब अकाल आता है, नहीं तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, उसके कारण से किसान को नुकसान होते हैं, सरकार ने एक प्रोएक्टिव कदम उठा के पहले 50% फसल खराब हो गए तो, मकान खराब हो गए तो आपके लिए एलिजिबिलिटी होते थे, आपके लिए कॉम्पेंसेशन देते थे। प्रधानमंत्री ने खुद रुचि लेके इसको परिवर्तन करके 30% नुकसान हो गया तो उनको कॉम्पेंसेशन देना ये तय किया। और पहले किसी का नुकसान हुआ, कोई मर गया फैमिली में, 1,20,000 रुपये देते थे, अभी प्रधानमंत्री ने इसको 4 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इसलिए गांव के बारे में सोच रहे हैं, गरीब के बारे में सोच रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। अब ऑल पूरा दुनिया में भारत का प्रतिष्ठा बढ़ गया, भारत का पहचान बढ़ गया, और जहाँ भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अभी तक 18 कंट्रीज़ मेरे ख्याल से उन्होंने दौरा किया, उस सब इलाका में भारत का प्रशंसा हो रहा है,
भारत का पहचान बढ़ रहे और भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा उपलब्धि है। सर, सरकार की बड़ी प्राथमिकता है स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात आप लोग कर रहे हैं। अहम सवाल यह है, आपके मंत्रालय की खासी भूमिका है इसमें, कितनी प्रगति हुई है स्मार्ट सिटी को लेकर? स्मार्ट सिटी बनाना सचमुच में प्रायोरिटी नहीं था। प्रायोरिटी सोशल सिक्योरिटी, जैसा मैंने कहा, प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट, प्रायोरिटी ब्रिंगिंग बैक द इकोनॉमी ऑन रेल। Once you bring back the economy on rail, you can do all those things. Smart city is an important initiative taken up by our government. मगर स्मार्ट सिटी रातों रात बनने वाली नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए। इसलिए हमने गत 9 महीने में सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके उसका मॉडल फाइनल बनाया, कैबिनेट ने अप्रूव किया। 1-2 दिनों में इसका गाइडेंस भी हम लोग जारी करेंगे। ये स्मार्ट सिटीज़, सेंटर और स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ तीनों मिलके आगे बढ़ेंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ज़रूरत है और रिफॉर्म्स का भी ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट लीडरशिप चाहिए, स्मार्ट सिटीजन्स चाहिए और मानसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन चाहिए। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। माहौल पक्ष में है। वो तो स्मार्ट सिटी इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीजन, आई डू अग्री, बट एट द सेम टाइम वो इतना आसान का काम नहीं है। मगर हमारा सरकार वचनबद्ध है। हम 100 शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तन करने के लिए हमने तय किया। स्टेटों के साथ बातचीत भी किया है और कौन सी स्टेट में किसको बनाना वगैरह, उसके लिए भी एक सिटी चैलेंजिंग सिस्टम हमने अपनाया। वो पॉलिटिकल सिलेक्शन नहीं होगा, क्राइटेरिया होगा वहाँ का परफॉर्मेंस, वहाँ का विलिंगनेस, वहाँ का रिफॉर्म्स, सैनिटेशन कितना है उसमें, उनका क्रेडिट रेटिंग कितना है, उनका पॉपुलेशन क्या है और उनका रेवेन्यू क्या है और उनका एम्प्लॉयज़ का रेशियो क्या है, वहाँ पारदर्शिता कितना है, ई गवर्नेंस है क्या, और जैसा मैंने कहा पीने का पानी का सिस्टम क्या है और सड़क का निर्माण कितना है। ये सब देख के एक सिटी चैलेंजिंग सिस्टम होगा। हर एक स्टेट को चयन करके 2-3 शहरों को सिटी चैलेंज सिस्टम में डालेंगे। सिटी चैलेंज सिस्टम में इसका अध्ययन होने के बाद चयन पूरा होगा। इसलिए इस साल इसका अमल करने का काम शुरू होगा। सभी को घर मिले 2022 तक, ये सरकार का सपना है, लेकिन एक बड़ी चुनौती है। चूंकि देखें तो मकानों की कीमतें काफ़ी ऊंची हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर है मेट्रो शहर में। तो किस तरह इस पर आप आगे बढ़ेंगे, चूंकि फंड की भी चुनौती है? सचमुच में आपने जो कहा, ये बहुत बड़ा चुनौती है और ये काम केवल सरकार के द्वारा ही संभव नहीं हो पाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी सब मिलकर काम करना चाहिए। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट हम फोकस करेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, उनके संदर्भ में सरकार प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे और आने वाले दिनों में जो नया स्कीम जो आ रहा है उसमें मैक्सिमम हम समर्थन सेंटर से देने वाले हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन माने सब्सिडी के रूप में हम लोग गरीब लोगों के लिए पैसा देंगे। स्टेट्स के साथ मिलकर हम काम करेंगे और स्टेट्स को यह भी अनुमति दिया हमने अपना स्कीम और इस स्कीम के साथ डॉटेल करके दोनों मिलकर आगे बढ़े। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में और तेजी पकड़ेगा और ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। विगत कुछ वर्षों में रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसका बहुत तेजी से विकास हुआ, लेकिन बहुत शिकायतें भी सामने आई, खासतौर पर बिल्डरों के खिलाफ कि वो उपभोक्ताओं को सही जो वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते और साथ ही साथ जो सही समय पर मकान नहीं देते, उन्हें जो वादा किया जाता है वो पूरा नहीं होता। कई शिकायतें कंज्यूमर्स की तरफ से आई सामने। आप रेगुलेटर लाने जा रहे हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल, लेकिन हमने देखा कि एक सहमति नहीं बन पाई और इस बिल को कमेटी को भेज देना। लोकतंत्र में आपस में चर्चा करने के बाद, कमेटियों में विस्तार से चर्चा करने के बाद ब्रॉड कॉन्सेंसस बनते हैं। ये कानून हमारा नहीं है, कांग्रेस के ज़माने में लाया, फिर भी वो लोग इसको विरोध कर रहे राजनीतिक कारण से। फिर भी हमने सोचा ठीक है एक बार कमेटी में जाएंगे तो अगला सत्र में इसको लाएंगे और वे जो उसमें आपत्तियाँ है उसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। हमने सबसे सलाह मशवरा करके देश भर में नेरेडको से, क्रेडाई से, कंज्यूमर एसोसिएशन से और स्टेक होल्डर से खुद मैं पर्सनली 1 बार 2 बार 3 बार बातचीत किया और जो पुराना अनुभव क्या है उसको भी ध्यान में लिया और जो शिकायतें आ रहे उसको भी ध्यान में लिया और एक समाधान सभी समस्याओं को करने के लिए हमने एक कानून लाया। उन्होंने जिद करके उसको कमेटी में भेजने के लिए जिद किया तो हमने कहा ठीक है, लोकतंत्र में और राज्यसभा में हमारा बहुमत भी नहीं है, मगर ये बिल जो है ये रेगुलेशन है, मगर नाम आपने देखा होगा रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। कारण क्या है, जैसा मैंने अभी कहा, ये मकान बनाने का काम बहुत बड़ा चुनौती है।
इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग चाहिए। केवल सरकार ही पैसा खर्च करके सबके लिए मकान निर्माण करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए गरीब हमारा टारगेट है, जो मध्यम वर्ग और बाकी लोगों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर, उस जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग रुचि दिखा रहे। हमने इसमें बहुत कदम उठाया। इनकम टैक्स में कुछ छूट दिया, एग्जम्पशन दिया, और हमने एफडीआई अलाउ किया। वो एफडीआई में भी रेगुलेशंस में भी रेस्ट्रिक्शंस जो था उसको भी रिलैक्स किया। और आने वाले दिनों में ये जो कानून आएगा उसमें कंज्यूमर इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होगा और साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक पारदर्शिकता, एक जवाबदेही इसमें आए, यही हमारा उद्देश्य है। उस दिशा में ये बिल को हमने लाया, उसमें जो भी सुझाव आएगा उसको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया। भाग दौड़ की जिंदगी में फुर्सत कहां? लंबी कहानी के लिए, खूब सारी बहस के लिए चाहिए केवल खबर, जल्द खबर। बस 5 मिनट में 15 खबरें, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी। हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 1 साल के कामकाज पर। सर, आपने रियल एस्टेट बिल की बात की। ये देखने को मिल रहा है कि संसद के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक सहमति नहीं बन पा रही है, चाहे वो रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल का मामला रहा हो या फिर लैंड बिल का मामला रहा हो। क्या आपको लगता है कि इस मोर्चे पर सरकार को नई पहल करनी होगी जिससे आने वाले समय में जब संसद सत्र आए तो बेहतर सहमति बन सके, क्योंकि बहुत सारे विधायी कामकाज हैं जो पूरे नहीं हो पाए पिछले सत्र में। देखिए, 1 साल का रिकॉर्ड देखिए, आज़ादी के बाद 1947 से लेकर अभी तक, 1952 से लेकर मानो अभी तक देख लीजिए, ये पहली साल ऐसा है 47 बिल्स हैव बीन अप्रूव्ड, और उसमें भी महत्वपूर्ण विधेयक भी है। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारा सरकार ने सर्वसम्मति बनाया। इंडो बंगला बॉर्डर एग्रीमेंट 1974 में इंदिरा जी और मुजीब जी के बीच में वो एग्रीमेंट हुआ। तब से लेकर अभी तक भारत का पार्लियामेंट ने उसको ये नहीं दिया, अप्रूवल नहीं दिया। हमारा सरकार ने सबसे बातचीत करके वो आगे बढ़ाया और अनुमति हमने दिया। तीसरा, इंश्योरेंस बिल पारित हो गया। चौथा, अभी आपने देखा होगा ये जीएसटी लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में हमारा संख्या कम था मगर इसलिए वहाँ कमेटी को भेजा। कोल ऑक्शन जो पारदर्शिता लाया, जिसके कारण से देश को इतना फ़ायदा होने वाला है, स्टेट्स को भी फ़ायदा होने वाले है। और माइंस एंड मिनरल बिल, एक के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक कदम हमने उठाया, और वो बिल सब 47 बिल्स इन 1 ईयर इज़ ए रिकॉर्ड बाई इटसेल्फ। आपने देखा होगा पार्लियामेंट भी किस तरफ से चले, 123% प्रोडक्टिविटी, सब अखबारों ने भी उसका प्रशंसा किया। हम सबको साथ लेकर जाने के लिए प्रयास कर रहे, विपक्ष को भी अकोमोडेट करने के लिए प्रयास कर रहे, मगर कुछ विषयों में विपक्ष अड़े है और कह रहे भाई नहीं, इसको दोबारा सेलेक्ट कमेटी में भेजना, और पॉलिटिकल कारण से वो लोग कुछ में अपोज कर रहे। और लोकतंत्र में होता है, मैं प्रपोज करूंगा, आप अपोज करेंगे, हाउस डिस्पोज करे, यही पॉलिसी होना चाहिए। मगर कुछ दिन हाउस को चलने नहीं दे रहे विपक्ष, वो भी एक कारण है। मगर आने वाले दिनों में हम विपक्ष के साथ और भी बातचीत करेंगे, और हमारा बहुमत है तो है लोकसभा में, जनता ने हमको जनादेश दिया है, लोकसभा में पारित करेंगे, मगर राज्यसभा में भी जनादेश को ध्यान में रख के पारित करना उनका कर्तव्य होता है। कुछ कमियां है तो हमको बताइए, हम उसको दूर करेंगे। सर, इसी से जुड़ा सवाल है हमारा कि राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये एक समस्या है? खास तौर पर कई सारे ऐसे कामकाज हैं, विधायी कामकाज, जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, सुधारों पर आगे बढ़ना चाहती है और कई अहम विधेयकों पर आगे बढ़ना चाहती है। क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में बहुमत न होना एक चुनौती है आपकी सरकार के लिए, या फिर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ नए साथियों के साथ आप इस चुनौती से पार पाएंगे? एक ये तो प्रॉब्लम है,
ये दो स्थिति है, सबको मालूम है, मगर इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। नरेंद्र भाई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, प्रधानमंत्री जी तेज़ी से विकास आगे बढ़े, ये प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे, पूरा प्रयास भी कर रहे। मगर कुछ राजनीतिक कारण से पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा में एक स्टैंड और राज्यसभा में दूसरी स्टैंड ले रहे। अब मुख्य रूप में कांग्रेस पार्टी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, सचमुच में देश का दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, जहाँ प्रैक्टिकली संभव है, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोल माइंस, अभी हमने चर्चा किया, माइंस एंड मिनरल्स हमने चर्चा किया, इंश्योरेंस चर्चा किया। पहले कुछ लोग अपोज कर रहे थे, बाद में चर्चा करके बातचीत करने के बाद फिर राज्यसभा में भी 6 ऑर्डिनेंसेस हमने लाया, कुल मिला के 5 ऑर्डिनेंसेस राज्यसभा में भी अप्रूव कर दिया ना। तो इसलिए आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है लोग पब्लिक ओपिनियन will compel the opposition also to realize that there is a need to respect the mandate of the people. The Lok Sabha is a directly elected house. People have given a mandate for Narendra Modi. They want speedy development. Rajya Sabha definitely can review, can discuss, debate, and sometimes can oppose also, but should not become a stumbling block. That's the opinion building up in the country. So आने वाले दिनों में और भी प्रयास करेंगे हम राज्यसभा में, बाकी लोगों को समझाने के लिए कोशिश करेंगे, और तो कुछ साल के बाद वहाँ का स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। आपने ऑर्डिनेंस की चर्चा की, एक आरोप सरकार पर लगता है कि तय प्रक्रिया का पालन कई बार नहीं किया जा रहा है जब विधेयकों को सदन पर रखा जाता है। कई बार नेता, जो कांग्रेस नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने लोकसभा में कहा कि सरकार कुछ जल्दी में है या किसी विधेयक को तय प्रक्रिया को काम करना पाप है क्या? तेजी से काम करना पाप है क्या? तेजी से जनता का भला करना पाप है क्या? तेजी से ये गरीब लोगों का उत्थान करना पाप है क्या? एक। दूसरा, ऑर्डिनेंस के संदर्भ में गलत प्रचार कर रहे हैं ये लोग। कांग्रेस के जमाना में 50 साल में 437 ऑर्डिनेंसेस इश्यू किया। यूनाइटेड फ्रंट लेफ्ट पार्टीज के जमाना में 77 ऑर्डिनेंसेस जारी किया उन्होंने, पर मैंने 3 ऑर्डिनेंस जारी किया। ऐसी पार्टियों को हमारा ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई अधिकार नहीं है, और ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 में अलाउड है, और ऑर्डिनेंस को कानून के रूप में बदलना है तो हाउस में लाना पड़ेगा। हमने हाउस में लाया, 5 ऑर्डिनेंस पारित हो गया। भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में कुछ लोगों ने आपत्ति व्यक्त किया, तो उसको हमने ज्वाइंट कमेटी में भेजा। ज्वाइंट कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद मुझे विश्वास है दोनों हाउसेस में वो पारित हो जाएगा। मगर कांग्रेस पार्टी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स, दे आर नॉट फेयर, and moreover whatever they have done, they have issued ordinances, they have reissued ordinances, and then they have issued ordinances on small issues, whereas we have issued ordinances on larger issues in the interest of the country. As I told you, on coal mine, the ordinance have helped the country to get more than 1 lakh and odd crores. That is really helping the states. States also realize, that's why they have supported that subsequently. Initially there was some opposition. तो गलत फहमी पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे हैं, मगर लोग को मालूम हो जाएगा अंत में जो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। देश विदेश की गतिविधियां संस्कृत भाषा में। भारतीय संस्कृतेः सर्वविधं परिचयं प्राप्नुवन्ति। सूर्याश्वै यदिमः सजौ सततगा। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मंगलम्। भारत का एकमात्र संस्कृत बुलेटिन वार्ता, प्रतिदिन प्रातः 6:55 पर। देश का राष्ट्रीय समाचार चैनल अब आपके मोबाइल फोन पर लाइव। अब खबरें कभी भी कहीं भी देखिए। प्रमुख वीडियोस, ताजा खबरें और लगातार न्यूज अपने मोबाइल फोन पर। आज ही डाउनलोड करें डीडी न्यूज मोबाइल ऐप। एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाएं, डीडी न्यूज सर्च करें, ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड करें और रहें हर पल खबरों के साथ। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम
संसद की बात कर रहे थे कि किस तरह सरकार कोशिश कर रही है आगे बढ़ने को लेकर। एक अहम मुद्दा और है सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने का। क्या आपको लगता है कि जो भी विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं चुनौती है आपके सामने कि आप सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा पाए? Disinformation is the policy chosen by the Congress party, our main political rival, Congress and Communists. So we have to counter the disinformation. How do you do it? The only way is to reach the people at the grassroots level by the governmental machinery and also by the political machinery of the party. So we are going to take up these issues, and then the bureaucracy has been made more progressive and more active and dynamic. The Prime Minister held meetings with his secretaries separately, and also he has given guidance, and now you are seeing the attendance in government offices, the punctuality, the file movement, the quick decision making, all these things, there a lot of change has come. The same banks, same bureaucracy, within 100 days and 120 days you could reach 15 crore people, Jana Dhana Yojana. That shows the speed, because the Prime Minister has given a slogan of skill, scale and speed. This is being followed by one and all. But when you are shifting from a particular system, from a particular background, it will take some more time. उसी दिशा में हम देश में पूरा परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरा, ग्राउंड लेवल पे नीचे तक पहुंचाने में आपको प्रदेश सरकार का भी सहयोग चाहिए, आपको स्थानीय इकाई का भी सहयोग चाहिए, और पूरा देश में केंद्र और प्रदेश और स्थानीय इकाई मिलकर इस नीचे तक इसको अमल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में हम लोग आने वाले दिनों में, एक साल तो पूरा हो गया, जो अभी तक जो अनुभव मिला उसमें और भी तेजी से नीचे तक ये जो बेनिफिट्स है वो लोगों तक मिलने के लिए, पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है हम उसमें सफल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इसके शुरुआती नतीजे भी सकारात्मक हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती है फंड की व्यवस्था की। और चूंकि शहरों में ये समस्या ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है, वहाँ पर गंदगी एक बड़ी चुनौती है साफ सफाई वहाँ करने की। तो इस दिशा में आपको क्या लगता है? नहीं, सचमुच में चुनौती है, और ये इसमें कोई पॉलिटिकल भी नहीं है। ये जो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, उसके कारण से बहुत नुकसान हो रहा है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। और एक स्टडी भी आया वर्ल्ड बैंक का, ये स्वच्छता ना होने के कारण से गरीब परिवार में साल में 6,500 रुपया खर्चा बढ़ रहा है उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर। इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको ध्यान में रख के ही इसको प्राधान्यता दिया, और गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने एक शुरुआत कैंपेन खुद उन्होंने लीड किया है, स्वच्छता अभियान। उसी समय प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, वेंकैया जी, ये स्वच्छ भारत सरकार का अभियान नहीं होना चाहिए, इसको एक जन आंदोलन रूप में परिवर्तित करना चाहिए। मैंने उसी से प्रेरणा लेके समाज में सभी विभिन्न वर्गों को इसमें शामिल कराने के लिए कोशिश किया, स्टेट्स को इन्वॉल्व किया, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को इन्वॉल्व किया, और स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, मीडिया में, सब लोगों का, और आध्यात्मिक गुरुओं का, सबका इसमें हम लोग उनका योगदान हो, उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है एक साल में अभी कम से कम एक लोगों के मन में एक असर पड़ा है। अभी स्कूल जाने वाले बच्चे भी कह रहे हैं, कोई चॉकलेट खा के वो कागज़ छोड़ने के लिए प्रयास करे तो दूसरी लड़की उनको बता रहे, भाई स्वच्छ भारत मोड़ी, ऐसा इतना जागरूकता आया। आने वाले दिनों में इसको और भी एक पीपल्स मूवमेंट बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ टॉयलेट्स के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। स्कूल्स में प्रधानमंत्री ने कहा पहला प्राथमिकता टॉयलेट्स इन गर्ल्स चाइल्ड। अभी तक 50 लाख टॉयलेट का निर्माण हुआ देश भर में, ग्रामीण और शहरी विकास में। और साथ ही साथ इसमें पब्लिक सेक्टर को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में बहुत कंपनियां सामने आ रहे टॉयलेट बनाने के लिए। टॉयलेट और वहाँ तक पानी पहुँचाना, ये हमारा प्राथमिकता है। और स्वच्छ भारत के लिए केंद्र सरकार ने जो फंड का इश्यू आपने उठाया, ये सही है। जितना फंड चाहिए उतना सरकार के पास तुरंत अभी अवेलेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, स्टेट गवर्नमेंट का फंड, अर्बन लोकल बॉडीज़ का फंड, इसमें शामिल कराने के लिए कोशिश करेंगे। और कुछ इलाके में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा, मानो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट टू वेल्थ है, वेस्ट टू एनर्जी है, वेस्ट टू कंपोस्ट है, इस दिशा में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट शुरुआत किया है। आने वाले दिनों में और तेज़ी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपने राज्यों के साथ तालमेल कर आगे बढ़ने की बात कही, लेकिन
हाल ही में देखें तो दिल्ली में जो नई सरकार आई है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, उसके बीच और केंद्र सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। इसमें विकास कहाँ है मुझे बताइए। विवाद पॉलिटिकल है, विकास का ही चीफ सेक्रेटरी किसको बनाना, सीनियर को चार्ज देना नहीं देना, वो इश्यू है। और रूल्स बताते जो सीनियर है उनको देना है चार्ज, दिया है ऐसा। और संविधान में मुख्यमंत्री का अधिकार कहाँ तक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार कहाँ तक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ हस्तक्षेप कर सकते, इन विषयों में बहुत स्पष्टता है। केंद्र सरकार प्रदेशों को मदद करने के लिए है, हम कोई एक्शन डालने वाले नहीं है। मगर दिल्ली अलग स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी कैपिटल सिटी है, स्टेट है मगर यूनियन टेरिटरी है, जैसा पांडिचेरी है ये भी है। इसलिए वहाँ का जो अभी तक जो नियम है वो नियम के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सुझाव है उनका, भाई आप ज़्यादा सा फोकस विकास के ओर और जनता को सुविधा प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर ध्यान दीजिए, राजनीतिक विवाद में मत उलझाइए। जो अभी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसमें कोई केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। मैं शहरी विकास मंत्री हूँ, विवाद कहाँ है, हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कुछ इश्यूज है तो हम मिलकर बात कर रहे हैं। मंत्री मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ रहा हूँ, मेरे अधिकारियों को बुला रहा हूँ, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकता क्या रहेगी, उसमें सबसे अहम प्राथमिकता जो आपको नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हमने लॉन्च किया वो नीचे तक टोटली पहुंचे, सबको कवर करे, वो भी एक प्राथमिकता होगा। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप में किसान खेती लाभदायक नहीं है, अभी उस दिशा में बहुत कदम उठाना है। इंटरेस्ट रेट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, स्टोरेज के बारे में उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दिया है, मगर और भी ध्यान देना है। और इकॉनमी को और भी स्ट्रेंथन करके हमारा जीडीपी बढ़ा के फिर देश में पब्लिक ये इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी जोर दे के मदद करे। और स्किल डेवलपमेंट जो स्कीम हमने लाया उस स्कीम को भी नीचे तक ले जाके हर एक स्तर पर देश में हमारा संपत्ति है HRD, ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ इंडिया, so we have to really equip them with all the skills that are required. That will be a big asset for us in the coming days. हमारा प्रायोरिटी वो भी होगा। सर, DD न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी।